हेलो। जैसा कि हमने कई बार एक्नॉलेज किया है कि जर्नी क्या होती है, ये एक तरह का सिलसिला होता है। सफ़रनामा एक सिलसिला होता है हादसात का, तजुर्बात का, मुलाकातों का। और मुलाकातें कुछ बहुत अच्छी, कुछ साधारण और कुछ ऐसी भी होती हैं जो अमिट छाप छोड़ जाती हैं आपके मन पर। वेलकम टू जर्नी एपिसोड 40। आज जर्नी में एक ऐसे शख्स की याद करना ज़रूरी हो गया है जो चल रहा था, पर चलते चलते वो शख्स चला गया, गुड बाय कर गया हम सबसे। एक ऐसा शख्स जिसने लोगों को बहुत मनोरंजन दिया, हंसाया, उनके दिलों को खुश किया। जनरली उसे कॉमेडियन कहते थे, पर उसकी शुरुआत एक ऐसे आर्टिस्ट के तौर पर हुई जैसे मिमिक्री आर्टिस्ट कहते हैं जिन लोगों को। मुझे इस शख्स के साथ कोई 35-36 साल पहले मिलने का ताल्लुक बना था मेरा, और वक्त वक्त पर हम मिलते रहे और कभी कभी हमने साथ में काम भी किया। ये शख्स था राजू श्रीवास्तव। आज वो चला गया सब कुछ छोड़कर। काफ़ी दिन से अस्पताल में था वो, एक दौरा पड़ा था उसे और वो निकल नहीं पाया उससे। दिल का था दौरा, फिर वो रहा, इंटेंसिव केयर में रहा। बहुत उम्मीदें थी लोगों को बीच बीच में कि शायद राजू निकल आएगा, पर वो नहीं निकल सका और राजू श्रीवास्तव चला गया। He met me in the middle of 80s। मुझे अभी भी याद है एक सभा थी जो राज बब्बर साहब ने आयोजित की थी। उसमें शायद वीपी सिंह आ रहे थे। उन दिनों वीपी सिंह बहुत एक्टिव थे, उनका जन मोर्चा बहुत एक्टिव था और राज बब्बर उनके साथ जुड़े हुए थे। और उसमें कुछ लोगों को बुलाया था, मुझे भी बुलाया था, क्योंकि मेरी जो थिंकिंग थी, लिबरल थिंकिंग, मैं उस ग्रुप में से था, लिबरल सेकुलरिस्ट। तो मुझे भी बुलाया गया था उन्होंने, और भी लोग थे। और एक शख्स बड़ा पतला सा, बहुत ही पतला सा आया मेरे पास, बहुत ही सज्जन, बहुत ही मिलनसार तरीके से, बहुत आदर के साथ ये शख्स मुझसे मिला। विनोद जी, मैं राजू हूँ और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा ज़रूर। वो इतना सज्जनता थी उसके अंदर, और इतनी एक डिफिडेंट उसका एटीट्यूड था, सरल एटीट्यूड, और चमक भी थी उसकी आंखों में, कि मैं पहली मीटिंग में ही एक तरह से मेरे ऊपर एक इम्प्रिंट सा पड़ गया इस शख्स का, और मैं उसे भूल नहीं सका। उसको भी शायद मेरा जो रिएक्शन था, जिस तरह से मैंने अपनी उसकी भावनाओं को एक्सेप्ट किया और उसका रिस्पॉन्स दिया मैंने, तो वो अक्सर मेरे यहाँ आने लगा। हमेशा आ जाता वो, और आके एक ही बात करता, और हमेशा हंसाने के चक्कर में रहता। वो कहता विनोद जी, एक छोटा एक पेश करूँ जरा, एक नमूना। वो हमेशा मिमिक्री करता था आर्टिस्ट की या इम्पोर्टेंट लोगों की, तो नए नए तरह की मिमिक्री सोच के आता था। तो जब भी आता था, विनोद जी प्लीज़ 5 मिनट हैं आपके पास, कुछ ना कुछ करके दिखाता था, बड़ा मज़ा आता था। और वो चाहे कहे नहीं अपने आप, पर यह जाहिर था कि वो ये उम्मीद लगाए हुए था मुझसे कि मैं अगर कुछ भी करता हूँ तो उसमें उसे शामिल करूँ मैं।
तो एक वक्त आया 80s में ही, शायद ये 88 का ज़माना था, कि मैं अपनी एक फिल्म सच बनाने के लिए त्रिवेंद्रम में जा रहा था। मेरे कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे जिसकी वजह से मैं बॉम्बे में, मतलब मुंबई में शूटिंग नहीं करना चाहता था। त्रिवेंद्रम में, केरल में जाके मुझे शूटिंग करनी थी। सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि वहाँ पर एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी सब्सिडी मिलती थी 1 लाख की, उसकी भी बहुत कीमत थी। दूसरी वजह ये भी थी कि वहाँ पर जो प्राइस इंडेक्स था वो बहुत कम था, तो फिल्में बहुत ज़्यादा सस्ते में बनाई जा सकती थी। और केरल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से एक ऐसी पैकेजिंग थी कि आपका काफ़ी काम एक ही जगह बहुत सीमित राशि में आप अपनी फिल्म बना सकते थे। सारा काम एक ही जगह होता था, चित्रांजलि में, जहाँ पर लेबोरेटरी भी थी, एक स्टूडियो भी था, और एक्सटर्नल लोकेशंस भी थी, इंटरनल लोकेशंस भी थी, आप शूटिंग कर सकते थे। तो मैंने सच की पूरी परिकल्पना, हालांकि बम्बई के बारे में थी, बॉम्बे जैसे शहर की थी, पर मैंने कुछ इस तरह से अपनी स्क्रिप्ट को बड़ी होशियारी से मैंने लोकेशंस चुन के ऐसे इस तरह से उसको मैंने उसका निर्माण किया कि शूटिंग त्रिवेंद्रम में करते हुए भी वो बम्बई जैसा लगना चाहिए। पर बम्बई में मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि फिल्म मेरे अंदर जो साधन थे मेरे, उससे बाहर हो जाती। फिल्म मैं अपने ही पैसे से बना रहा था और मेरे पास राशि बहुत कम थी। तो राजू हर बार मुझे शब्दों में नहीं कहता था, पर एक तरह से याद दिला देता था कि उसे मेरे साथ काम करना है। तो ऐसे ही वो आया हुआ था एक दिन, तो फिर मैंने उससे कहा, भाई राजू, काम तो एक कैरेक्टर निकाला है मैंने, पर सिर्फ एक दिन का काम है। उसने, सर मैं एकदम करूँगा। पर मैंने कहा, प्रॉब्लम एक दिन की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि सारी शूटिंग मुंबई से बहुत दूर होगी, त्रिवेंद्रम में होगी, केरल में। और सर मैं चलूँगा, मैं आऊँगा। मैंने कहा, भैया बहुत ही कम राशि में फिल्म बन रही है, तुम्हें ज़रूर कुछ मिलेगा, पर जो मैं दे पाऊँगा इसके लिए, मुझे भी कहते हुए थोड़ी झिझक भी हुई। मैंने कहा, सिर्फ 1,000 रुपया है मेरे पास इस कैरेक्टर के लिए। एक दिन का रोल है, एक दिन में शूटिंग होगी, पर त्रिवेंद्रम आना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहा, राजू मैं, वरना मुझे वहीं से किसी को लेना पड़ेगा, वहाँ भी कुछ हिंदी बोलने वाले एक्टर्स मिल जाते हैं। तो उसने कहा, सर मैं चलूँगा, मैं करूँगा। देखिए, आप 1,000 भी देंगे तो वो मुझे बहुत, मेरे लिए तो आशीर्वाद हो जाएगा। एक तो मुझे केरल जाने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा, और मैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आपके साथ जुड़कर आपकी फिल्म में काम करना चाहता हूँ, आपके निर्देशन में। तो राजू हमारे साथ त्रिवेंद्रम आ गए और उनकी शूटिंग हुई। वो एक कॉमेडियन का रोल नहीं था, वो एक मध्यम वर्गीय, आम काम करने वाले, कॉलेज से निकल करके ऑफिस में जो नए नए काम करते हैं, एक ऐसे संघर्षशील व्यक्ति का रोल था, जो मेन कैरेक्टर को, जो कि एक बहुत बड़े मशहूर और बहुत ही वैल्यू न्यूज़पेपर का एडिटर है, जिसका रोल मैं खुद कर रहा था, उसको एक तरह से, एक तरह की रिश्वत की कोशिश करता है। तो उस नए आर्टिस्ट के तौर पर भी एक कॉम्प्लेक्स रोल उसने निभाया और किया मेरे साथ। आई वुड लाइक टू शो यू द क्लिपिंग ऑफ दैट सीक्वेंस, दैट सीन, जो राजू ने हमारे साथ किया। राज भैया, ठीक है, ठीक है। तुम? राज भैया, मैं विजय। पहचाना नहीं आपने? हाँ, हाउ आर यू? काफी ठीक है। बड़े हो गए लगते हो तुम। जी, कई साल बाद मिल रहा हूँ आपको। तुम तो इंजीनियरिंग कर रहे थे ना? जी। कहाँ हो आजकल? जी, कलकत्ता में। बैठो। तुम्हारे पिताजी, आई मीन मामा जी, कैसे हैं? जी, ठीक है।
राज भैया मैं तो डर रहा था कि आप कहीं भूल ना गए हो। बहुत सालों बाद मिल रहा हूँ आपसे। भूलूंगा कैसे भाई? उन दिनों जब अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था मुझे तो कितनी तीमारदारी की थी तुमने मेरी। चाय कॉफी कुछ लोगे? जी नहीं, अभी लिए। कब आए बम्बई? पहले खबर क्यों नहीं दी? बस अचानक आना पड़ा राज भैया, इसलिए पता लगा सीधा दफ्तर चला है। क्या हुआ? राज भैया आपकी मदद की सख्त जरूरत है। मेरी मदद की? किस काम में? राज भैया जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ अनजाने मुझसे कुछ गलती हो गई और कंपनी के ऑडिटर्स ने मेरे खिलाफ केस तैयार कर लिया है। मेरे जूनियर्स ने ये सारी गड़बड़ मेरी गैर मौजूदगी में की है और इतनी होशियारी से की है कि मुझे अपने आप को निर्दोष साबित करने का कोई रास्ता नहीं है। मेरी कंपनी वाले ने मुझे एक ही शर्त पे छोड़ देने को कहा है कि अगर मैं आपसे उनकी सिफारिश कर दूं तो। क्या नाम है तुम्हारी कंपनी का? जी, पटवर्धन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस। ओह, राज भैया ये छोटी सी चीज मेरी कंपनी वालों ने आपके लिए, आप बुरा ना माने तो। क्या है ये? बस यही, बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह। विजय खड़े हो। जी खड़े हो। विजय, तुम्हारे पिताजी ने उन दिनों अगर मेरी जान ना बचाई होती तो मैं तुम्हें फौरन पुलिस में दे देता। ना, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी वालों को बुलाऊं तुम फौरन चले जाओ। जी। लीव एट वंस एंड लिसन, इसके बाद फिर कभी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, न घर पर न दफ्तर। राज भैया आउट आई सेड। ट्राइंग टू ब्राइब मी। पर राजू बस उस दिन से हमसे जुड़ गया पूरी तरह से। फिर मेरा बहुत बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सक्सेसफुल सीरियल, टेलीविजन सीरियल शुरू हुआ, रिपोर्टर। उसमें राजू ने बहुत अच्छे अच्छे रोल्स किए और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें हमने पहले उसे एक मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पर ही पेश किया और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था कि उस मिमिक्री आर्टिस्ट को जो धीरे धीरे उठता जा रहा है और एक तरह का स्टार सा बन जाता है, उसको जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट था, चीफ प्रोटैगनिस्ट ऑफ द सीरीज, वो रोल शेखर सुमन साहब ने किया था। वो किस तरह से इस मिमिक्री आर्टिस्ट को, जो बहुत ही अच्छा मिमिक्री आर्टिस्ट है, वो किसी की भी मिमिक्री कर लेता है। हालांकि वो ज़्यादातर राजू श्रीवास्तव, अमिताभ बच्चन साहब की मिमिक्री करने के लिए फेमस रहे हैं। तो वो किस तरह से इस मिमिक्री आर्टिस्ट को जो स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहा है और जैसे ही वहाँ से उतर के वो अपने बैकअप रूम में आता है, किस तरह से उसको ब्लैकमेल करता है। किस लिए ब्लैकमेल करता है हमारा प्रोटैगनिस्ट? क्योंकि वो उससे उन कुछ लोगों की मिमिक्री टेलीफोन पर करवा कर कुछ राज हासिल करना चाहता है। एज इफ ए चीफ मिनिस्टर इन गोवा इज स्पीकिंग टू वन ऑफ हिज उसका जो सब वो होते हैं, उसके गलत सलत काम करने वाले कुछ लोग होते हैं, उन्हें हिदायत देना है और ये करके किस तरह से उन टेलीफोन कॉन्वर्जेशंस को रिकॉर्ड करके एक्सपोज किया जा सके एक तरह के बहुत बड़े स्कैम को, जो कि बहुत ही खतरनाक स्कैम था। और उसके लिए जो हमारे रिपोर्टर साहब हैं, जिसका रोल एज आई सेड शेखर सुमन साहब ने किया, तो वो सुनील हेगड़े का रोल, तो वो किस तरह से राजू श्रीवास्तव को पहले उन्हें ब्लैकमेल करता है, बिकॉज वो तैयार नहीं होगा आसानी से, और कैसे करता है वो भी बड़ी चालाकी से होता है। और वो फिर उनसे वो रोल के तौर पर
वो आवाज़ें बदलवा कर टेलीफोन पर राज हासिल करता है। इसके बाद राजू हमारे साथ और भी बहुत सारे छोटे छोटे रोल करते रहे और धीरे धीरे हमने देखा, देखते ही देखते एक वो ज़माना आया जब स्टैंड अप कॉमेडियंस बड़े फेमस हो गए और राजू की शख्सियत प्रफुल्लित होती चली गई। दिन दूनी रात चौगनी, ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टैंड अप कॉमेडियंस इन आवर कंट्री। बहुत से विज्ञापनों में उनका चेहरा होता था, बहुत सी जगह उसकी तस्वीर रहती थी, बिलबोर्ड्स पर राजू श्रीवास्तव की तस्वीर रहती थी। हम लोग इतने फिर मिलते नहीं थे, पर उसने हमेशा एक आदर का भाव रखा हमारे लिए। पर सबसे बड़ी चीज़, क्यों मैंने ये कहानी कही कि एक शख्स, वो क्लियर था अपने दिमाग में, सिर्फ 1000 मिल रहा था पर, और इतनी दूर जाना था, पर वो मौका था। एक क्रिएटिव इंसान के लिए, एक स्पेशली एक आर्टिस्ट के लिए कोई काम छोटा नहीं होता। शुरुआत बहुत ही छोटे स्तर पर होती है, नीचे से रोल पे होती है, ट्रेन्स में सफ़र करना पड़ता है, पर दूरदृष्टि से वो आगे बढ़ता है। उसको मालूम था ये कदम रंग लाएगा, एंड ही डिड दैट। मैं झिझक रहा था, वो नहीं झिझका, उसने मुझे हिलने नहीं दिया। उसने कहा ये रोल मेरा है, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है विनोद जी, आई एम विद यू, एंड ही रिमेन्ड विद मी till he became very, very, very successful. Raju, you have not gone. You left not only your imprint, अपनी पर्सनैलिटी की छाप, इस जर्नी के जो बड़े बड़े स्तंभ हैं उनके ऊपर, तुम्हारे दर्शकों के ऊपर, सबसे ज़्यादा अपनी लगन, अपने उद्यम, अपने फोकस्ड परस्यूट का और अपने ह्यूमनिज्म का असर तुमने मुझ पर छोड़ा है। माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड, माई ग्रेट सलाम्स एंड माई विशेस that you really make a wonderful, happy garden for God. He also takes you with pride in his embrace. Goodbye, Raju, my friend.